तो IUPAC नोमेनक्लेचर के पहले टर्म पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना सीखा, मतलब बेसिक चीज़ें समझा और समझा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ें लिखते हैं। देखो नोमेनक्लेचर में पहले बता देता हूँ, पहले एल्केन को करेंगे, फिर एल्कीन एल्काइन को एक साथ करेंगे, फिर हम लोग साइक्लिक वाले को करेंगे, साइक्लिक चेन, फिर हम लोग किसको करेंगे, फिर हम लोग करेंगे भाई फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, और सबसे लास्ट में बेंजीन। ठीक है, ये 5 पार्ट में करेंगे। एल्केन, एल्कीन एल्काइन, साइक्लिक चेन, फंक्शनल ग्रुप एंड लास्ट में आपका बेंजीन। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोग होता है सब एक साथ मिला देते हैं, अरे सब कुछ मिला दोगे रायता बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पहले बेसिक चीजें लिख देता हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर में मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ कि एक जो नेमिंग होती है उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं, उनको लिख देते हैं, फिर मैं एक एक करके सब समझाता रहूँगा, टेंशन मत लो। तो किसी भी नोमेनक्लेचर में मैक्सिमम 5 पार्ट होते हैं। बीचों बीच में होता है वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट एकदम सेंटर में होता है। उसके बाद जो होता है, बाद दिस इज प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद जो होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब मैक्सिमम हो सकता है। इसके पहले इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके भी पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो एक नेमिंग के मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं जो लिखे हुए हैं, तो एक नेमिंग के मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं। तो देखो नेमिंग में मैक्सिमम ये 5 पार्ट हो सकते हैं, एक एक करके सब समझते हैं और सब लिखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, सब समझ में आएगा। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वर्ड रूट क्या बताता है, किसी भी नोमेनक्लेचर के जो सेंटर में होता है वर्ड रूट, वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। तो लिखते क्या होता है, थोड़ा सा समरी लिख लेते हैं ना ये। तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है भाई, ये बताता है। अच्छा, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, अरे 10th में नेमिंग वेमिंग पढ़ा होगा ना किसी ने, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, इथीन। तो एन या इन, वो जो लगा होता है एन या इन, वो ये प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ मेन चेन। मतलब अभी लिख लेंगे, थोड़ी देर बाद लिख लेंगे। अभी तो ये, अरे भाई ये तो जस्ट ओवरव्यू दे रहे, मतलब लिख लेंगे। चलो मैं थोड़ा बता देता हूं। अगर मेन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, तो यहां पे क्या आएगा, एन। अगर मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो यहां पे क्या आएगा, इन। अगर मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे क्या आएगा, आइन। तो मेन चेन का नेचर में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो ये बताता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, बाकी एग्जांपल एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ आएगा, सब कुछ आपको, मतलब मैं जो पढ़ा रहा उसमें हर चीज कंसर्न मिलेगा। बस वेट करो, वेट एंड वॉच, देखते रहो। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अरे जैसे मान लो आपने पढ़ा था इथेनॉल, इथेनॉल पढ़ा होगा 10th में। एथ 2 कार्बन, फिर एन एन मतलब बताता है सिंगल बॉन्ड, फिर ऑल, इथेनॉल, ऑल मतलब लास्ट में क्या, फंक्शनल ग्रुप। इथेनोइक एसिड, प्रोपोइक एसिड, लास्ट में ओइक एसिड, वो क्या बताता है, आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बताता है, ये होता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका सबसे लास्ट में लिखा जाता है। बाकी जैसे मैंने ऑर्डर में बताया, पहले एल्केन करेंगे, फिर एल्केन एल्काइन, फिर साइक्लिक, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो वहां डिटेल में किया जाएगा ये। इसके जस्ट पहले ये बताता है साइक्लिक, और फिर एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ मेन चेन। अरे कई बार चेन साइक्लिक होता है ना भाई, तो उसमें क्या लिखा था, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूट क्या आगे, साइक्लो।
अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये आपको बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, जो हमेशा क्या होता है उनको माना जाता है आपका मतलब साइड फंक्शनल ग्रुप, मतलब उनको जूनियर की ही मतलब के तरीके से देखते हैं, उनके जूनियर की ही हैसियत होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट या फिर यह बताता है साइड चेन के बारे में। अब आप बोलोगे सर साइड चेन क्या होता है, अरे कुछ कार्बन, मान लो 10 कार्बन है, 8 कार्बन मेन चेन में आ गए, बाकी जो 2 कार्बन बच गए उसको साइड चेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा साथ में एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप, वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप कैसे लेते हैं, क्या डिसाइड होगा, जब फंक्शनल ग्रुप को करेंगे तब समझेंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब करेंगे तब समझेंगे, सब चीज का आंसर मिलेगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी नॉमेनक्लेचर लो, कोई भी नॉमेनक्लेचर, उसमें 2 चीजें हमेशा प्रेजेंट होंगी। पहला वर्ड रूट, मान लो मिथेन भी लिया तो मेथ, फिर आगे एन मतलब कि चेन का नेचर। तो कोई भी मेन मतलब कोई भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज प्रेजेंट होगा, और किसी भी नॉमेनक्लेचर में मैक्सिमम ये 5 पार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन एवरी नॉमेनक्लेचर वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज प्रेजेंट। In every nomenclature, word root and primary suffix is always present. And nomenclature नहीं, an IUPAC nomenclature can have maximum above 5 part. मैक्सिमम कितने 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने 5 मतलब मैक्सिमम कितने पार्ट हो सकते हैं 5, और मिनिमम 2 पार्ट होते होते। एक एक करके सब समझते हैं, सब समझ रहे। और फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ रहे, वो आगे करेंगे, वो आगे का बाकी समझ रहे। फिर से तो पहला हेडिंग लिखो वर्ड रूट, तो इसमें नीचे लिखो वर्ड रूट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन, तो अब देखो इसमें कुछ लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन और इधर इसका नाम, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है, लिख लेते हैं। एक को बोलते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और सेप्ट। अरे सितंबर वाला सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, अरे ये सब वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वैसे एनओवी पर इसको नॉन बोलते हैं। डेक, दिसंबर वाला डेक, इसको बोलते हैं अनडेक, इसको डोडेक, 12 को डोडेक, ठीक है। इतना बहुत है। तो अनडेक डोडेक एक बार देख रहे तो दिख तो रहा है ना पूरा, हाँ पूरा दिख रहा है। एक बात मुझे बताना है, कई बार बुक्स में 20 तक, 30 तक, 40 तक दिया रहता है, कई लोग 20, 30, 40 पढ़ाते हैं। इतना नहीं करना होता, एक्चुअली में आता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वैसे 8 तक ही सफिशिएंट होता है, चलो 10 तक कर लिया सेफ साइड, 12 तक भी कभी नहीं पूछता। देखो एग्जाम में इवन इस साल भी मतलब 2020 में भी एक्चुअल में 2020 में भी क्वेश्चन इस पे आया एक्चुअल में एग्जाम पे, इस बार भी जेईई मेन पे नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आया। तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं। देखो नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम आते हैं, मतलब कि 2-3 साल में एक बार जेईई मेन में, एक बार जेईई एडवांस में, और एक बार जेईई मतलब एक बार नीट में, 2-3 साल में एक बार, मतलब हर साल पर एक किसी ने, जैसे इस साल मान लो जेईई मेन में आ गया तो अगले साल पता चला नीट में, फिर उसके अगले साल जेईई एडवांस में, पर 2-3 साल में किसी न किसी एग्जाम में आता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, पर होता क्या है कि कई बार रिएक्शन आएगा, बोलेगा कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल देगा ये मॉलिक्यूल। इस बार वैसे इस पर क्वेश्चन जो एडवांस में भी आया है, एक मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसका रिएक्शन करवा रहे हैं और ये बनना है। पता चला रिएक्शन आपको आता है पर मॉलिक्यूल ही नहीं ड्रॉ कर पाए, तो वो क्वेश्चन आपका वेस्ट हो गया। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता कि नाम दे देगा नॉर्मल, पर इसका यूज बहुत ज़्यादा पड़ता है। अरे मान लो रिएक्शन आपको आया और आपको मतलब मान लेते रिएक्शन करवाया आपने, मतलब करवाना है, तो मॉलिक्यूल का नाम दिया है तो स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो हो ही नहीं पाएगा। या कई बार क्या होगा, आप रिएक्शन करवा लोगे, जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका आपको ऑप्शन में नाम दिया रहता है, अब नाम नहीं लिख पा रहे तब भी गलत हो जाएगा। तो इस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इवन इस बार भी जो क्वेश्चन आया, और जब भी क्वेश्चन आए, जैसे जे एडवांस में मान लो कि पिछले 25 सालों में मतलब 7-8 बार क्वेश्चन आया, मेन में भी जैसे 20 सालों से जेई मेन हो रहा है, 20 मतलब जेई मेन 2001 से स्टार्ट हुआ, तो पिछले 20 सालों में मान लो कि 7-8 बार आया। या नीट में भी मान लो 8-10 बार आया, तो कभी भी उन्होंने 8 से ज़्यादा बड़ा चेन नहीं दिया। देखो एग्जाम में देने का पहले पॉइंट ऑफ व्यू समझो, एग्जाम में देने वाला कभी ऐसा नहीं था 25 चेन मतलब 25 कार्बन का चेन बना दे, और उसका ये पर्पस नहीं होता है। उसका पर्पस होता है चेक करना आपका बेसिक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, कि आपको वो 7-8 कार्बन के चेन दे देगा, कुछ डबल। इस बार तो इवन जो आया हुआ एक्चुअल में जे एडवांस में, उसमें तो सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया था, जो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिया था। तो बेसिक चीज़ें चेक करता है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है कि नहीं, कैसे लिखते हैं, आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के नेमिंग पता है कैसे लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप पता है, अगर 2-3 दे दिया तो कौन मेन है और कौन जूनियर आपको पता है। बस वो बेसिक आपका फंडामेंटल चेक करता है, वो ये नहीं चेक करता कि 50 कार्बन तक आपने नाम याद किए, वो ये चीज़ें चेक नहीं करता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बेसिक फंडामेंटल को चेक करता है, कोई फालतू चीज़ें चेक नहीं करता कि 50 कार्बन याद किया कि 1000 कार्बन याद, अरे कोई इसका सेंस ही नहीं है। तो बुक में कई बार 20, 30, 40 तक दिए रहते हैं, कोई सेंस नहीं उसको याद करने का। मैं आपको तो बोलूँ 10 तक याद कर लो वही बहुत है, पर मैंने 11 लिख दिया, अनडेक और डोडेक। इसके बाहर किसी एग्जाम में ना कभी आया है ना कभी आएगा। एग्जाम में ये सब देने का पर्पज सिर्फ ये होता है आपको नॉमेनक्लेचर का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कौन मेन है कौन जूनियर है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो किसको हम लोग एल लेंगे, किसको ईल लेंगे, किसको आइन लेंगे, ये सब चीज़ें क्लियर है कि नहीं। तो वो ये सब चीज़ें पूछते हैं, ना कि ये कि नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो बस जितने कार्बन लिखे हैं मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे और किसका क्या नेमिंग होगा ये आपको याद करने हैं, 12 तक याद कर लो, बस इनफ ही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या होगा। अब इस सब बस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं और बाकी नॉमेनक्लेचर एक एक करके करेंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देखो अगला क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। तो इसमें नीचे लिखो दिस टेल अस अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ मेन चेन, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग इसके केस में लिखते हैं एन, पता ही होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके केस में लिखते हैं इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके केस में आपको लिखना है आइन, ठीक है, एन, इन एंड आइन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। बाकी पहले तो हम लोग वैसे सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, पहले से मैंने बताया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में अगर 2 डबल बॉन्ड होगा 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए, अरे पहले एल्केन कर रहे हैं फिर एल्किन एल्काइन जब करेंगे तब देखा जाएगा वो, ठीक है। अभी बस इतना ही, तो ये हो गया। ये सेकेंडरी सफिक्स होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, जो आगे रिसर्च करेंगे, अभी वो हमारा है नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो, जब साइक्लो आएगा तो आगे देखेंगे, अभी बस लिख लो सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको सिंपली कई बार बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लिखा जाता है, तो उसमें नीचे लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रीफिक्स। इट रिप्रेजेंट्स साइड चेन, कॉमा सब्सिट्यूएंट एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप पे तो अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आगे करेंगे, इसमें नीचे लिखो साइड चेन मीन्स कार्बन विच इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन। साइड चेन मीन्स कार्बन विच इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, तो वो कार्बन जो मेन चेन का पार्ट नहीं वो साइड चेन कहलाएगा। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखते हैं कुछ ग्रुप होते हैं जो कभी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते हैं, तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तो इसमें नीचे लिखो सम ग्रुप्स आर नेवर कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप, they always considered as junior functional group, so they are known as substituent. These group are always written in prefix only. तो ये ग्रुप को आपको हमेशा प्रीफिक्स में लिखना है, ये बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं अभी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में और साथ में साइड चेन दोनों, और बाकी जूनियर फंक्शनल ग्रुप वो आगे जब फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो ये, और साथ में इसका नाम। तो इसमें देखो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो तो हेलोजन है। हेलोजन को एक्स से दिखाया। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन, यही एलिमेंट होता है। बहुत होगा तो सल्फर, बस इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता। हेलोजन का नाम होता है हेलो। अरे मतलब देखो फ्लोरीन लग सकता है चेन में, क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है और आयोडीन लग सकता है। तो फ्लोरीन को बोलते हैं हम लोग फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। ठीक, ये हो गया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका NO2 लग सकता है, ये भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रो। फिर तीसरा फंक्शनल ग्रुप आपके पास जो लग सकता है वो है NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। मतलब नाइट्रो के आगे सो, नाइट्रोसो मतलब नाइट्रोसोजा, नाइट्रो। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअल में यही तीन थे जो हमेशा साइड चेन के फॉर्म में होते हैं, पर अभी 4 लिखते हैं। आर का मतलब है कार्बन चेन। तो इसके लिए क्या होगा, देखो कार्बन चेन को लिखते हैं एल्क से, अरे होता है ना एल्केन, एल्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन, फिर आगे एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब एल्क नंबर ऑफ कार्बन, और फिर उसके आगे एल्कीन, यही तो होता है मेथ एन मिथेन। और एल की जगह फिर एक कार्बन के लिए मेथ कर दे तो 2 कार्बन के लिए एथ कर दे, तो भाई एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, फिर आइल एल्काइल। जैसे मान लो साइड चेन में CH3 है, CH2 CH3 है, CH2 CH2 CH3 है, मान लो ऐसा कुछ हुआ। एक कार्बन के लिए मेथ और आइल मिथाइल। ठीक है, अगर 2 कार्बन हुआ तो एथ और आइल इथाइल, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप और आइल प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। ठीक, आप कर सकते हो, ये हो गया। फिर आगे 5th OR आपका एक्चुअल में ईथर होता है। ईथर पता होगा ना, ईथर वही, तो उसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में ईथर का भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो हमेशा साइड में ही रहता है। तो ये होता है एल्कोक्सी। मतलब जैसे मान लो अगर OCH3 हुआ, जैसे OCH2 CH3 हुआ, तो OCH3 को बोलते हैं, एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन हुआ तो फिर इथॉक्सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। एक और लिख लेते हैं, बाकी नेमिंग जब करेंगे धीरे धीरे तो एग्जांपल देखेंगे। एक और लिख लेते हैं लास्ट, ये साइक्लिक ईथर है, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। बाकी नेमिंग जब करेंगे तो और समझेंगे, बस लिख लो इपॉक्सी, हो गया।
ठीक है, तो बस ये हो गया आपके साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक एक करके सब करेंगे और भी केसेस धीरे धीरे हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला करते हैं, तो पहले लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो वही लिखते हैं, तो नीचे लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखो आप जब भी कोई नेमिंग करते हो, तो नेमिंग में क्या होता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन दोनों चीज़ों को सही से कर लोगे तो आप ये मान के चलना कि 70-80% नेमिंग का आपका जो काम है हो गया। और इवन इस बार जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, अगर आप इसको सही से कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहा था। आप बोलोगे कौन सी दो चीज़ें? सबसे पहला कि जैसे चेन में कई बार ब्रांचिंग होती, कई चीज़ें होती, तो सबसे पहला मेन चेन को ढूंढना। अगर आप मेन चेन सही से ढूंढ लिए तो आप समझ लो कि आपका आधा काम हो गया। पहले भाई मेन चेन ढूंढना है, फिर दूसरा जब मेन चेन हमने ढूंढ लिया तो मेन चेन की नंबरिंग करेंगे कहाँ से, कि मेन चेन की नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी। अगर आपने चेन सही से ढूंढ लिया और नंबरिंग सही से कर दिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। कई बार लोग ऐसा करते हैं, पहले नंबरिंग करने लगते हैं। अरे मतलब पहले ये समझो भाई, पहले चेन मिलेगी तब नंबरिंग होगी ना। मतलब कई बार नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना होता, पहले चेन तो ढूंढ लो कौन सा मेन चेन है। जब मेन चेन मिल जाए फिर उसकी नंबरिंग करते हैं। ऐसे पता चला कि नंबरिंग कर दी, वो पता चला साइड चेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेन ढूंढना कि मेन चेन कौन सा है और फिर उसकी नंबरिंग करना। ठीक है, ये दोनों काम अगर आप सही से कर लोगे तो आप समझ लो कि 70-80% आपका जो मतलब चांस है, फिर 70-80% जो आपका काम होता है नॉमेनक्लेचर का, वो आपका हो गया है। उसके बाद तो बस नेमिंग करना होता है। तो पहले हम लोग एल्केन का करेंगे, तो पहले चेन को ढूंढना सीखेंगे, फिर नंबरिंग करना सीखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें नीचे लिखो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो देखो पहला तो ये है कि मेन चेन जो सिलेक्ट करना होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि स्ट्रेट चेन लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो इसमें नीचे लिखो पहला पॉइंट लिखो चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज मेन चेन। अब देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, बस आप कार्बन को देखो, हो गया। चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज मेन चेन। अब देखो है क्या, चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। पहला पॉइंट वही है, जिस ऑर्डर में पॉइंट लिखवाया जाएगा उसी ऑर्डर में पॉइंट को फॉलो करना है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, देखो 4 और 2 6। अगर आप ऐसे आओगे तो कितने कार्बन, देखो ऐसे भी आ रहे हैं 6। पर अगर आप मतलब कैसे भी आ सकते हो, और अगर आप ऐसे जाके ऐसे गए तो कितने कार्बन आ रहे हैं 7। तो मेन चेन कौन सा लेना है? मेन चेन वो लेना है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो इसका जो मेन चेन होगा वो क्वेश्चन में ये है। तो जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है आपको वही लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मेन चेन क्या होगा? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। सपोज करो कुछ एक ऐसा चेन आ गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर ऐसे गए तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 और +3 7। ठीक है, मान लो अगर आप ऐसे गए, जैसे मान लेते ऐसे ये 4 और ऐसे गए तो 8। देखो ध्यान से देखो, ऐसे गए तो 7, ऐसे गए तो 8, सबसे लॉन्गेस्ट। तो मुझको जो लॉन्गेस्ट सबसे जो दिख रहा है वो ये है कि आप इसको लो। चेन कैसा भी हो सकता, अभी नेमिंग नहीं कर रहे, अभी बस चेन को ढूंढ रहे। सबसे लंबा चेन तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन। आप कैसे भी कर लो 10 कार्बन की चेन नहीं बनेगी। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, ये अगर आप मान लो ऐसे भी जाते हो, मान लो एक ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सब चेन इससे छोटा होगा। तो ये ठीक है। और कई बार क्या होता है, दो चेन की लेंथ सेम आने लगती है, तब क्या होगा तब देखेंगे। तो ठीक है, हमेशा क्या लेना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब नीचे सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो इफ टू कार्बन चेन
if two carbon chain have same number of carbon, if two carbon chain have same number of carbon, then by DH मतलब En, then chain with maximum number of substituent, then chain with maximum number of substituent is selected as the main chain. तो देखो सबसे पहले समझो, पहले मैंने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन देखने, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तब क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सिलेक्टेड एज द मेन चेन. तो फिर जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा वही आपको लेना है मेन चेन. मतलब देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, अब देखो है क्या, अगर आपने इसको मेन चेन लिया, देखो सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या फिर लिख लो ब्रैकेट में साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन कुछ भी, मान लो अगर आपने इसको मेन चेन लिया, ठीक है मेन चेन है, तो इससे कितना ब्रांच निकल रहा है बार, ये देखो इससे कितना ब्रांच बाहर निकला, इससे तो भाई एक ही ब्रांच बाहर निकल रहा है. आपने अगर इसको मेन चेन लिया, अगर आपने इसको मेन चेन लिया तो एक ही निकल रहा है बाहर, एक ही मतलब एक ही. अब आगे क्या हुआ वो हमसे उससे मतलब नहीं है, आगे क्या हो रहा है उससे में क्या मतलब. अगर ये मेन चेन है तो उसे एक ही ब्रांच बाहर निकला, ठीक है एक ही बाहर निकला है. ठीक है, दूसरा समझते हैं. देखो ये रेड वाले को ध्यान से देखना, ब्लू वाले को देखो, मैंने ब्लू वाले को, अब मैं रेड वाले को इरेज कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मान लेते ब्लू वाले को देखो. ठीक है, अगर ब्लू वाला मान लो मेन चेन है, ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्टेट वाले में भी कितने कार्बन थे 8, इसमें भी 8, दोनों में 8 कार्बन. अगर ये मेन चेन होगा तो देखो, तो इससे एक ब्रांच ये तो निकल रहा है, एक ब्रांच निकल रहा है ना, एक ब्रांच ये निकल रहा है बाहर, और एक ब्रांच इधर पे बाहर निकला, मतलब कि 2 बार, मतलब इधर पे बाहर निकला, और एक इधर बाहर निकला, एक इधर. तो इससे देखो ब्लू वाले से कितने चेन निकल रहे हैं 2, और रेड वाले से सिर्फ 1. तो इसलिए मेन चेन कौन होगा, ये वाला. तो अगर 2 चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, अगर 2 चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो जिस चेन में ज्यादा ब्रांचिंग होता है वही मेन चेन है. तो देखो यहाँ पे 1 और 2 2 ब्रांचिंग है तो मेन चेन. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन, अगर वो सेम होंगे तो फिर आपको ब्रांचिंग देखनी है, इस बात को ध्यान रखना है. ठीक है, एक ही एग्जांपल करते हैं. देखो अगर ये चेन लिया तो यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, और ये चेन लिया तो मान लो अगर ये चेन लिया तो कितने ब्रांच है, 1 और 2. ठीक है, पर भाई ब्रांचिंग को काउंट करने के पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना. इधर कितने कार्बन है, 5 और 4 9, ये कितने 5 + 4 मतलब 5 + 3 8. पहले नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर ऑफ कार्बन फिर ब्रांचिंग. तो इसलिए यहाँ पे मेन चेन यही है, पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने फिर ब्रांचिंग. और इस वाले में देखो, इस वाले में इसमें कितने कार्बन थे 8, इसमें भी कितने कार्बन थे 8, तो आपने ब्रांचिंग देखी. तो पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, और नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम होंगे तो फिर क्या देखना है, ब्रांचिंग देखना है. ठीक है, इसमें नीचे लिखो, थर्ड लिखो, पहले नंबर ऑफ कार्बन वो सेम होगा तो ब्रांचिंग. फिर थर्ड लिखो if number of branching are also same, if number of branching are also same, in that case compare position of substituent और साइड चेन. तो अगर ब्रांचिंग भी सेम हो गए नंबर तो उनका पोजीशन कंपेयर करो. इसमें फिर आगे लिखो सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन एट लीस्ट पोजीशन, एट लीस्ट एट लीस्ट पोजीशन इज प्रिफर्ड. ठीक है, तो जहां पे लीस्ट पोजीशन होगा वो प्रिफर करना है. ठीक है, इसमें नीचे लिखो कंपेयर द पोजीशन 1 by 1. ठीक है,
1 by 1 पोजीशन कंपेयर करना है, जो लीस्ट पोजीशन पे होगा वो प्रेफर करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले तो चलो यही लेते हैं आप लोग, लेकिन दो ड्रॉ करना, दो। पहले ये, इसमें कोई पूछे मेन चेन कौन सा है, कितने हैं, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, हर साइड से 9। तो जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग, तो कोई ये वाला, ये मेन चेन है। देखो उसमें कितना ब्रांच निकल रहा है, 1 2 3, तो ये मेन चेन है, तो इसको ड्रॉ कर लो, ये मेन चेन है, ठीक है। अभी ये पॉइंट, तो जिस चेन में ज्यादा ब्रांचिंग है, मैं फिर से करता हूं, देखो एक और, तो कुछ सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको बल्कि मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे आप बोलो इधर ले जाना किधर, तो सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, देखो पहले समझो आराम से, देखो अगर स्ट्रेट चेन लिया मेन चेन, मतलब अगर स्ट्रेट चेन मेन चेन लिया तो कितने ब्रांच निकल रहे, 1 2 और 3। अगर आप मतलब अगर आप इसको अगर मेन चेन लोगे, इसको, तो भी कितने ब्रांचिंग निकलेंगे, 1 2 3, ठीक है। और अगर आप इसको भी लोगे तब भी कितने ब्रांच निकलेंगे, 1 2 3, कैसे भी करो 3 ब्रांचिंग। तो देखो करना क्या है, पोजीशन देखना 1 by 1, और हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। इसमें नीचे लिखो, देखो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, numbering always start from that side from which subsequent and side chain is given the least number। तो कोई ये नंबरिंग करने से, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लीस्ट नंबर देना हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन, ये 6 7 8 9। कोई कह सकता सर यहाँ से क्यों नहीं किया, पहले से बोला लीस्ट नंबरिंग, तो यहाँ से 2 आ रहा है, इधर से करते तो ज़्यादा आता। तो देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो 2 पे आया पहला, देखो रेड वाला, देखो 2 पे आया, ठीक है। फिर ये 5 पे भी तो देखो निकल रहा था ना, ये 5 में आया, और देखो 6 में, तो 6 में आया, ठीक है, रेड वाले के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ब्लू वाले के हिसाब से करते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे लिया हो तो अब देखो ब्लू वाले देखो, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला देखो ब्रांचिंग निकल रहा है, तो देखो कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। फिर देखो दूसरा ब्रांचिंग अगर ब्लू वाले, देखो ये ब्लू वाला निकल है ना 5 पे, और फिर ये 7 पे। तो कंपेयर करने पे मेरे हिसाब से रेड वाला ही सुपीरियर आ रहा है, तो इसीलिए रेड वाले को प्रेफर करेंगे। आपके दिमाग में एक और आ सकता है, सर ये ले लो, ये वाला मान लो अगर आप करोगे, मैं एक और, अगर आप लास्ट ये वाला करोगे, मान लो एक कोई आदमी, एक और, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, मैं ब्लैक से करता हूं इसको, अगर कोई बोले इसको ले लेते हैं, ब्लैक वाले देखो, ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक वाले को, तो नंबरिंग देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले पे आएगा, तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 और 9। तो देखो ब्लैक वाले में देखो पहले तो 3 पे आया, फिर अगला वाला 5 में आया, फिर अगला वाला 6 पे आया। एक बात को ध्यान रखना है, नंबरिंग 1 by 1 कंपेयर करना है। 1 by 1 का मतलब अगर मान लो ऐसा केस है, आपको प्रेफर करना है, देखो ये 2 ये 2 ये 3, तो 3 है भाई, तो ये 3 आया और ये दोनों 2 है, तो ये तो पहले से रिजेक्ट हो गया। 1 by 1 मतलब 1 by 1, 1 by 1, जो प्रिफर होगा उसको आगे और जो पीछे उसको रिजेक्ट, वहीं से रिजेक्ट, आगे की बात ही नहीं करना, आगे की बात ही नहीं करना। 2 2 3 3 ज्यादा आ रहा है रिजेक्ट, 2 2
प्रेफर। अगला 5 5 ठीक है। अगला 6 7 1 बाई 1, जो जीत गया उसको रखो, जो हार गया उसको निकालो। ये 3 हार गया, निकालो बाहर तुरंत फटाफट। 3 अरे कैसे, तो इसलिए इसको प्रेफर ही नहीं, तो नंबरिंग 1 बाई 1 प्रेफर करना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रख के आपको मेन चेन कौन है, रेड वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है चेन सिलेक्शन में क्या क्या बातें आपको जो बताई। मैं इसका एक समरी लिख देता हूं। तो देखो समरी क्या हुआ अभी तक का। सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो फिर क्या देखना आपको, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम होगा तो क्या देखना, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होगा तो क्या देखना है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बस इसके बाद तो फिर चेन ही सेम हो जाएगी। ये तीन चीज आपको देखनी है, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ये था सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन के सिलेक्शन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है कि अब हम लोगों ने चेन सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी नंबरिंग। तो नीचे लिखो चेन सिलेक्शन पहला काम, नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन। नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी, पहले चेन ढूंढ लो उसके बाद ये काम होगा। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिले। कई बार होता है लोग कहते हैं सर यहां से लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है या इसको मेन चेन ले लेते हैं। ऐसे बेवकूफी वाली बातें नहीं करनी भाई, पहले मेन चेन ढूंढो फिर नंबरिंग करोगे। पहले मेन चेन ढूंढ ले फिर उसकी नंबरिंग। तो इसलिए अब आपका है नंबरिंग ऑफ मेन चेन। तो पहले पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, देखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट एंड साइड चेन आर गिवन लीस्ट पोजीशन। तो जहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन, मतलब सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन को लीस्ट पोजीशन देते हैं, वहीं से नंबरिंग हमेशा करना, हमेशा नंबरिंग वहीं से करना है। मान लेते हैं क्लोरीन लगाए और यहाँ पे ब्रोमीन, मतलब सब्स्टिट्यूएंट थे। अब नंबरिंग देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर जाने पे क्या हो रहा है, 3 और 4 पे आ रहा है। ठीक है, और इधर जाने पे क्या हो रहा है, 4 और 5 में आ रहा है। तो ये प्रिफर होगा, तो नंबरिंग ये करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अगर पोजीशन सेम हो गया तो क्या करेंगे, फिर नीचे लिखो, लिखो पहले इसमें नीचे, पहले इसी पॉइंट नीचे लिख लो, नीचे लिखो, लिखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर कंपेयर्ड 1 बाई 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से जब जाएंगे तो क्या आ रहा है, 2 5 6। और जब इधर से जा रहे हैं, मतलब जब इधर से जा रहे हैं 3 4 और 7। कंपेयर भाई 1 बाई 1 करना है। ये 2 है और ये 3 है, बात खत्म हो गई। ये फर्स्ट है, आगे की बात ही कोई नहीं करना है। अरे पहला 1 बाई 1, पहला वो जीत गया, ये हार गया, इसका खेल खत्म, इसके आगे बातें नहीं करनी है, तो वो नंबरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन आर सेम, इन दैट केस कंपेयर अल्फाबेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। ठीक है, लिखो इनिशियल अल्फाबेट आर प्रिफर्ड, इनिशियल अल्फाबेट आर प्रिफर्ड। अरे डिक्शनरी देखा होगा ना, जो डिक्शनरी में जो स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं उनको प्रिफर करना है। मतलब देखो अब समझो, इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5। इधर से और इधर से देखो दोनों सेम आ रहा है 2,5 और 2,5। पहले ध्यान रखना पोजीशन देखना फिर अल्फ़ाबेट। और ये रूल के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस रूल को लोगों को इतना मजा आता है, लोग इस रूल से इतना ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब ये रूल के लोग के, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आप भी करोगे, मतलब ये रूल को लेके, मतलब इस रूल को लेके लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं, जब भी बोलो कि नंबरिंग करो तो बस अल्फ़ाबेट देखते। अरे भाई अल्फ़ाबेट तब देखना है जब पोजीशन सेम होगी। लोग अल्फ़ाबेट से चालू हो जाते करना, अल्फ़ाबेट तब देखते जब पोजीशन सेम होगी। लोगों को ये रूल में पता नहीं क्या प्यार होता है, क्या अटैचमेंट है, अल्फ़ाबेट से चालू करते। अल्फ़ाबेट तब करना है जब पोजीशन सेम होगी। इधर से 2, मतलब इधर से देखो 2,4, इधर से भी 2,4, दोनों सेम है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ब्रोमो प्रेफर होगा, इसे नंबरिंग इधर से होगी लेफ्ट से, पहले पोजीशन फिर अल्फ़ाबेट। वन 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से जाएंगे तो 2,5,6, इधर से गए तो 3,4,7। पोजीशन के हिसाब से 2 पहले आ रहा है, नंबरिंग यहाँ से होगी, ठीक है। पर कई बार लोग वो नहीं करते, अरे सर ब्रोमीन, ब्रोमीन इधर है, ब्रोमीन के साइड से करो ना। अरे कौन बोला है पहले ब्रोमीन देखने को? मैंने बोला पहले ब्रोमीन देख लो, मैंने पहले बोला पोजीशन देखने का। पोजीशन ये 2 पहले और भाई 3 बाद में, पोजीशन के हिसाब से 2 पहले। अरे अल्फ़ाबेट में तब जाना है जब पोजीशन सेम होता है। कौन पहले बोला ब्रोमीन क्लोरीन देखो? इसलिए इमोशनल होके नहीं, लोगों को पता नहीं क्या अटैचमेंट होता है इस रूल में कि अल्फ़ाबेट से चालू करते हैं। अरे पहले पोजीशन देखना है फिर अल्फ़ाबेट, ठीक है। और आगे चलो एग्जाम्पल समझते हैं। NO और NO2, अरे दोनों नाइट्रो है। अच्छा डिक्शनरी में ये बताओ नाइट्रो पहले आएगा कि नाइट्रोसो पहले आएगा? मेरे हिसाब से नाइट्रो पहले आएगा अल्फ़ाबेट। अरे अल्फ़ाबेट में नाइट्रो पहले आएगा, नाइट्रोसो उसके बाद आएगा डिक्शनरी में, तो जो पहले आएगा वहीं, तो नंबरिंग नाइट्रो के साइड से। अरे डिक्शनरी में देखना नाइट्रो पहले आएगा तो नंबरिंग यहाँ से करना है। एक ये केस बहुत ही अच्छा केस, कहाँ से करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लोग बोल देते हैं सर यहाँ पे देखो 2 पे क्लोरो, यहाँ पे 2 पे ब्रोमो, तो ब्रोमो के साइड से चालू कर दो। कैसे मतलब बातें, ऐसी बातें मैंने समझाया अभी तक नहीं। पोजीशन देखना है सारे, मतलब देखो जब इधर गए तो 2 पे आ रहा था, 4 पे आ रहा है और 5 में। अरे जब इधर जा रहे हो तो 2 पे आया, 4 पे आया, 5 में आया, ठीक है। और जब इधर आ रहे हो तो 2 पे आया, 3 पे आया और 5 में आया। पहले पोजीशन 2 2 सेम, 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है, तो ये नहीं ये नंबरिंग है ये। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं गूगली। आपको ऐसे गूगली देंगे, आप सोचोगे अच्छा 2 पे ये है, 2 पे ये है और ये ब्रोमो, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे -1। एग्जाम वाले ऐसे गूगली देके फंसाते हैं। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सारा पोजीशन 2 4 5 2 3 5, 2 2 सेम पर 3 पहले 4 बाद में, इसलिए उसको प्रेफर करेंगे। जब पोजीशन सेम होगा तब अल्फ़ाबेट देखना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, इसको ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेट को देख के इमोशनल मत हो जाना कि ब्रोमो आया तो ब्रोमो के साइड चालू, इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। पहले पोजीशन फिर अल्फ़ाबेट। अब ये दोनों साइड से करोगे पोजीशन सेम आएगा, मतलब दोनों, तब फिर ब्रोमो के साइड से करो। जब पोजीशन सेम आ रहा है तो ब्रोमो के साइड से करो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या देखना है, पोजीशन फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसमें बस यही 2 रूल है, पहले पोजीशन और फिर अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल, तो नीचे लोग एग्जाम्पल अब करते कुछ। तो मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन को आप खुद से समझ लेना, वो अंडरस्टूड होना चाहिए। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, उसको अंडरस्टूड समझना। 2 कार्बन, एथ और एन, इथेन।
5 कार्बन पेंटेन, ठीक है, 7 कार्बन हेप्टेन, ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लो ब्रोमीन जुड़ गया तो नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5। देखो 2 पे ब्रोमो लगा है तो आपको क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताना पड़ेगा कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 और ये क्या होगा ब्रोमो, ठीक है। 2 और ब्रोमो के बीच में ऐसे डैश देना है। वैसे बाकी नेमिंग में वैसे रूल तो ये होता कि मतलब स्पेस मत दो, देने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देते पर कई बार स्पेस नहीं रहता। वैसे 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक, ये होगा आपके पास। तो देखो यहाँ पे है क्या आपके पास, ब्रोमो और क्लोरो, ठीक है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तब क्या होगा देखो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनको अल्फाबेट वाइज लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसमें नीचे लिखो, मतलब मैं पॉइंट आपको हर चीज समझाता रहूँ टाइम, तो इसमें नीचे लिखो इफ टू और मोर substituent are present, if 2 or more substituent are present, then they are always written in alphabetical order। तो इसमें substituent और नीचे alphabetical order को अंडरलाइन कर लो, ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उससे कोई मतलब नहीं। सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी का मतलब कार्बन चेन है। तो नंबरिंग देखो यहीं से करेंगे 1 2, जहां से पास में सब्स्टिट्यूएंट 4 5 6 7। तो 1 कार्बन की चेन को बोलते हैं मिथाइल और 4 को इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 पे इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, ये होगा। जैसे ये चेन है, इधर से देखो नंबरिंग करेंगे तो 4 5 6, तो दोनों से इधर से भी करोगे तो 3 और 4 पोजीशन सेम आ रहा है। तो अल्फाबेट में 2 कार्बन को इथाइल पहले आता, मिथाइल बाद में, ठीक है। तो अल्फाबेट का ऑर्डर में लिखना है 3 आपका इथाइल एंड 4 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो ये चेन और ये चेन मतलब ऐसा लो या फिर ऐसा लो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल के केस में कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये आ गया, चलो पहले यही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 2 बार ब्रोमीन ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2,3 डाइब्रोमो, और ये होगा हेप्टेन। मतलब 2 बार ब्रोमीन है तो इसलिए डाई लगाना, तो डाइब्रोमो, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार है, मतलब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो उसके आगे आपको डाई ट्राई वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें डाई वर्ड का यूज करना है, मतलब लिखते हैं इसमें, लिखो इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन is present more than one times, then a prefix is used, then a prefix by THAN, then a prefix is used to define the number of times that substituent is present,
कि वो सब्सिडेंट कितनी बार प्रेजेंट है, इसका नंबर ऑफ टाइम बताने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो, और फिर प्रीफिक्स। जैसे देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या होता है इसमें, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। आप बोलोगे सर 6 हो गए, तो 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा। वैसे इससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं कभी यूज़। वैसे मैंने तो 4 से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं देखा, 4 से ज़्यादा भी, पर मान लो 6 तक हेक्सा। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखना है, ये जो प्रीफिक्स है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना। तो इसमें नीचे लिखो 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 above प्रीफिक्स, ये जो लिखा है above प्रीफिक्स आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब होता है नाम वाला, नेम वाला। ठीक है, और ये इन प्रीफिक्स को आपको अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं लेना है। ठीक है, इन प्रीफिक्स को अल्फाबेट ऑर्डर में आपको कंसिडर नहीं करना है। नंबरिंग तो पता है ब्रोमो के साइड से स्टार्ट होगा,